हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, वेदर दैट इज़ फॉर योर यूपीएससी और फॉर स्टेट पीसीएस, या आप कोई भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन जनरल भी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो एक्चुअली में ये टॉपिक जो है वो बजट से रिलेटेड है। जो इस बार का बजट आया है, दैट इज बजट 24, वो आज हम आपके साथ सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस होगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसको फाइनली अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको देखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 हमारे देश में बड़ा ही खास साल है, क्योंकि ये साल हमारे देश में चुनावी साल है। ओके, इस साल हमारे देश में इलेक्शंस होने हैं, लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। और जब कभी भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं या चुनावी साल होता है, तो उससे पहले जो सरकार बजट लाती है उसको इंटरिम बजट कहा जाता है। तो ये जो बजट अभी पेश हुआ है संसद के अंदर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ये आपका यूनियन बजट या कंप्लीट बजट नहीं है, इट इज बेसिकली एन इंटरिम बजट। बल्कि इंटरिम बजट से अच्छा शब्द, वैसे तो जनरली हम लोग इंटरिम बजट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इंटरिम बजट से अच्छा होगा अगर इस शब्द के लिए हम यूज करें, दैट इज वोट ऑन अकाउंट। क्योंकि जनरली इंटरिम बजट में गवर्नमेंट कोई बहुत भारी भरकम अनाउंसमेंट एज सच नहीं करती, क्योंकि उसके अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट जो है ना, वो इलेक्शन के बाद बनने वाली जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो सरकारें जनरली इंटरिम बजट में बचती हैं किसी बहुत हैवी लोडेड अनाउंसमेंट या स्कीम्स को करने से। इस बार के भी बजट में कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा कि बेसिकली अगर हम इसको मोदी गवर्नमेंट के पिछले 10 साल के कार्यकाल का, ये उनका लास्ट बजट है, इसके बाद अब चुनाव है, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी, वो लाएगी अपना नया बजट। तो अगर इस बजट को मैं कहूं दैट दिस इज द फाइनल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, तो आई मे नॉट बी रॉन्ग। तो मैं शायद गलत नहीं होऊंगा या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारी वित्त मंत्री ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे 10 साल की जर्नी को कवर किया है, और जो उन्होंने फैक्ट्स, जो उन्होंने फिगर्स जो है संसद के अंदर शो किए हैं, प्लेस किए हैं, वो ये बताते हैं। और चुनाव से पहले, जैसे हम लोग एग्जाम से पहले चीजों को रिवाइज करते हैं, ऐसे ठीक चुनाव से पहले पब्लिक तक ये मैसेज देने में वो बहुत सक्सेसफुल हुई हैं कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने देश के अलग अलग वर्गों के लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, गरीब वर्ग हो, मिडिल क्लास हो, या फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट्स हो, सबके लिए उन्होंने क्या क्या किया है। तो इस वजह से अगर हम इसको रिपोर्ट कार्ड कहें कि हाँ ये फाइनल या एनुअल रिपोर्ट कार्ड है गवर्नमेंट का चुनाव से पहले, तो ये शायद इसको जो है गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो कुल मिलाकर के इंटरिम बजट रहा, लेकिन अगर हम बजट को समझे तो बजट क्या होता है, तो बजट बेसिकली मोटे मोटे तौर पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एंड इट इज द स्टेटमेंट ऑफ योर रिसिप्ट एंड द एक्सपेंडिचर, कि क्या रिसिप्ट है और क्या एक्सपेंडिचर है हमारा, प्राप्तियां कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हैं, और हम वह कहाँ कहाँ करते हैं, उसी का एक लेखा जोखा संसद के अंदर रखना होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 112 है, 112, दैट टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसको सरकार को जो है संसद के अंदर प्रेजेंट करना होता है। गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब अगर हम इस बजट की इस बार की बात करें मोटे मोटे तौर पर, बिफोर आई स्टार्ट ईच एंड एवरी प्रोविजन, तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे हम बात करते हैं तो हम 5 प्रमुख बातों को हम देख सकते हैं कि 5 प्रमुख बातें इस बजट में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई चेंज नहीं किया। जो इनकम टैक्स है वो एज इट इज रखा गया है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको एज इट इज रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का ये जो बजट है जो सरकार ने रखा, इसमें उन्होंने हेल्थ सेक्टर पर बहुत फोकस किया है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस वगैरह ओपन करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उन्हें रिफॉर्म करने के लिए। तो स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर उनका बहुत जोर है। तीसरा, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, उस पर उन्होंने फोकस किया है। सोलर पैनल्स, सोलर रूफ टॉप डेवलप करने की बात की है, लगभग लगभग 1 करोड़ परिवारों को, जिसके थ्रू 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में मिलेगी। और इसके लिए एक योजना जो है ऑलरेडी हमारे देश में शुरू की गई है, दैट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो ये एक जो है तीसरी एक बहुत प्रमुख जो है वो बात आपको देखने को मिलेगी। चौथी बात जो इस बजट में कही गई है, दैट इज रिलेटेड टू हाउसिंग, कि सरकार ने कहा है कि वो मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग जो एरिया है उसको डेवलप करेगी, प्लस गरीबों के लिए जो आवासीय योजना है उसका और एक्सपेंशन होगा, और आने वाले 5 सालों में जो है सरकार नए और 2 करोड़ नए और आवास जो है वो डेवलप करेगी। तो 4 हो गई। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नए रेल कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, ये कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बात को लेके एश्योर है। इस बजट से साफ झलकता है सरकार का वो कॉन्फिडेंस या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है। हो सकता है विपक्ष उसको जो है ओवर कॉन्फिडेंस कहे, कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी वो बीजेपी की ही बननी है। और मोदी जी ने इसको नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से अनाउंस भी कर दिया है कि वही जो है अगला बजट पेश करेंगे, और उन्हीं की सरकार जो है वो वापस आ रही है 2024 के चुनाव के बाद। तो इस बजट में वो साफ झलकता है, वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास जो है वो झलकता है। और पूरे बजट को अगर आप देखें और सुनेंगे तो निर्मला सीतारमण जी का जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज रहा वो पूरा क्लियरली ये शो करता है। तो दूसरी तरफ अगर हम रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की बात करें तो नियर अबाउट ये बजट लगभग 48 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर का जिक्र करता है। 48 लाख करोड़ का पूरा जो व्यय है उसका बजट जो है पेश किया गया है। और अगर हम रिसिप्ट की बात कर ले तो नियर अबाउट 30 लाख करोड़ रिसिप्ट पर जो है इस बजट में उल्लेख किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये आपको देखने को मिलता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आगे, कैसा क्या है बजट का पूरा। बजट पेश करने से पहले जो निर्मला सीतारमण जी रही, उन्होंने इस बारे में, बजट के बारे में क्या कहा। जैसे फॉर एग्जांपल, द इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. मतलब पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और यहाँ मैं आपको एक बात ये बता दूं कि बहुत जल्दी संसद के अंदर गवर्नमेंट एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर भी प्रेजेंट करने वाली है कि 2014 से पहले की हमारे देश की अर्थव्यवस्था या हमारे देश की पिक्चर कैसी थी और 2014 के बाद कैसी रही है। That is before the Modi government and after the Modi government. Okay. Now second जो उन्होंने statement दिया, that is with the whole of nation approach of सबका प्रयास, with the whole of nation approach of सबका प्रयास, the country overcame the challenge of a once in a century pandemic. याद है ना आपको लॉकडाउन 2020-2021, उस पैंडेमिक का जिक्र किया कि जो एक सेंचुरी में, कहीं एक सेंचुरी में एक बार आती है। उस चुनौती से भी सबके प्रयास से हमारा राष्ट्र जो है वहां से वो निकल के आया। टुक लॉन्ग स्ट्राइड टूवर्ड्स आत्मनिर्भर, जो हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। कमिटेड टू पंच प्रण एंड लेड द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ अमृत काल। क्लियर, ये सब टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अमृत काल, आजादी का अमृत काल। क्लियर, पंच प्रण की बात की गई है। पंच प्रण, पंच प्रण मतलब 5 प्लेजेस, 5 प्लेजेस जिसको मोदी जी ने जो है वो अनाउंस किया था। क्लियर, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 5 प्लेज। 5 प्लेज कौन से हैं? पंच प्रण कि भारत को विकसित करना है, विकसित करना है 2047 तक हमें अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना देना है। जहां आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। अब हम $5 ट्रिलियन की बात नहीं करते, अब $5 ट्रिलियन से आगे की बात हो रही है, दैट इज $7 ट्रिलियन
और फिर आगे चल करके $10 ट्रिलियन तक। तो हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, वो लॉन्ग विजन मिशन को लेकर के सरकार चल रही है। तो हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, गुलामी के हर निशान से हमें मुक्ति दिलानी है, विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए, अपने कल्चर पर, अपने हेरिटेज पे हमें गर्व होना चाहिए, एकता और एकजुटता होनी चाहिए, और नागरिकों को अपना कर्तव्य भी जो है वो निभाना चाहिए, क्योंकि बिना नागरिकों के कर्तव्य निभाए तो राष्ट्र का कभी निर्माण नहीं हो सकता। कर्तव्य का मतलब है जैसे हम ईमानदारी से अपना टैक्स पे करें, सरकार के नियम कायदे कानूनों को हम फॉलो करें। नाउ our government is working with an approach to development that is all round, सर्वांगीण विकास, all pervasive, सर्व सपरथी, and all inclusive, सर्व समावेशी. It covers all the caste and people at all level. We are working to make India as Viksit Bharat by 2047. तो ये जो बजट है ना, this budget talks about विकसित भारत, हाउ टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन, कैसे भारत को हम विकसित करेंगे, भविष्य में फ्यूचरिस्टिक गोल्स हमारे कौन कौन से हैं, और 2047 तक किस तरीके से भारत को जो है वो एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। तो विकसित भारत का पूरा खाका जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आवर विजन फॉर विकसित भारत इज दैट ऑफ प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विथ नेचर। नेचर, हमें विकसित होना है, लेकिन हमें अपने नेचर की रिस्पेक्ट करनी है, उसका सम्मान करना है, एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है, विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक अवसंरचना होनी चाहिए, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज हो, और चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात क्यों ना हो, एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स एंड ऑल रीजन्स to reach their potential। और हर नागरिक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर नागरिक के पास ये अवसर होना चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल तक पहुंच सके और अपना जो है वो विकास सुनिश्चित कर सके। Now with the pursuit of सबका साथ, in these 10 years the government has assisted 25 crore people to get freedom from the multi-dimensional पावर्टी। 25 करोड़ लोगों को सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। Our government's effort are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from power। यहाँ पर गरीबों की बात की गई है, सरकार ने अपने को ये क्रेडिट दिया है, और इसका जबरदस्त उन्होंने बजट में उल्लेख किया कि गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, सरकार इसमें सफल रही है कि उसने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, मतलब गरीबी को जो है वो दूर किया है। तो एक गरीबी जो है यहाँ पर इस बजट में आप देखेंगे तो जो मोदी जी का कहना है कि ये जो बजट है टोटल मोदी जी के विजन के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। तो आपको याद होगा कि जब कास्ट सेंसस का जिक्र हो रहा था बीच में कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो मोदी जी ने अक्सर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से बोला कि भाई मेरे लिए तो भारत में सिर्फ 4 ही जातियां हैं, 1 इज योर गरीब, 2nd इज युवा, 3rd इज अन्नदाता दैट इज किसान, एंड द 4th इज योर नारी दैट इज महिलाएं। क्लियर? तो ये 4 जातियां, और देश तभी विकसित होगा जब इन 4 लोगों के लिए काम किया जाएगा। तो गरीबी का जिक्र हो चुका, अब नारी की बात है तो कहा गया मेकिंग ट्रिपल तलाक इलीगल, reservation of 1/3 seats for women in Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under Pradhan Mantri Awas Yojana in rural areas to women as a sole or joint owner have enhanced their dignity। तो नारी सम्मान, महिला सम्मान का जो है यहाँ पर जिक्र हुआ, फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक को इलीगल बनाना हो, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में 70% आवास महिलाओं को चाहे सोली और चाहे एज अ पार्टनर के रूप में गवर्नमेंट ने दिया। यहाँ नारी शक्ति का जो है वो जिक्र किया गया है कि बिना नारी के सम्मान के आप जो है वो आगे
नहीं बढ़ सकते। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है चीजें उन्होंने प्रेजेंट की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग बजट 24-25 की शुरुआत करते हैं। क्लियर? ये जो बजट है इसमें बेसिकली 2024 तक जो है वो विकसित भारत बनाने का जो है वो जिक्र किया गया है। तो क्या विजन रखा गया? दैट इज प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विथ नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा, ये विजन आपसे एग्जाम में इस पर लिखने को आ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, वो मेंस में भी पूछ सकते हैं। ओके, प्लस डेवलपमेंट मंत्रा, जो डेवलपमेंट मंत्रा है, तो डेवलपमेंट मंत्रा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? दैट इज सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एंड ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक्ड बाय सबका प्रयास। ये सब जब मिलेगा, जो हमारी ट्रिनिटी है, जो हमारी ताकत है, दैट इज डेमोग्राफी, दैट इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, और अगर कहीं इसमें सबका प्रयास जुड़ जाए तो 2047 तक भारत जो है वो एक विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में आएगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है। ओके, नाउ दिस बजट इज पीपल सेंट्रिक। इस बजट में इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, समावेशी विकास का जिक्र किया गया है। समावेशी विकास के जिक्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर चाहे वो फिजिकल हो, डिजिटल हो और सोशल हो, उसका जिक्र है। नाउ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटेड फॉर्मलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, वित्तीय समावेश, डिजिटल इंडिया की बात की गई है और कहा गया कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया है। अधिक से अधिक लोगों का बैंक में अकाउंट ओपन हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे देश में डे बाय डे बढ़ रहा है, जिससे आदमी फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो रहा है। नाउ डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस वाया जीएसटी, जीएसटी से जो टैक्स बेस है वो और डीपन हुआ है, वाइडन हुआ है, लगातार सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। स्ट्रेंथेंड फाइनेंशियल सेक्टर ब्रॉड सेविंग, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैक ऑन ट्रैक। तो जो वित्तीय क्षेत्र है उसकी मजबूती से जो है वो सेविंग्स, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है। साथ ही साथ जो गिफ्ट सिटी की बात है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो इकोनॉमी में है उसको लेकर के भी इसमें जिक्र किया गया। नाउ प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, महंगाई को सरकार ने कहा है कि हमने काबू में किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार जीडीपी को बढ़ाने और इन्फ्लेशन को कम रखने की बात जो है वो करती हुई नजर आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया डॉलर जीडीपी ग्रोथ है, वर्ल्ड डॉलर जो जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से चल रहा है। तो जो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इस बजट में रखा गया दैट इज गरीब कल्याण। और गरीब कल्याण देश का कल्याण, सरकार कह रही कि गरीबों का कल्याण का मतलब है देश का कल्याण। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी के लिए 4 ही जो है वो जातियां हैं। कौन कौन सी 4 जातियां हैं? दैट इज फॉर एग्जाम्पल जी इज फॉर गरीब, देन दैट इज योर युवा, then your farmers, that is अन्नदाता, and the last one is your नारी। ओके, तो इसको आप ज्ञान कह सकते हैं कि ज्ञान का जो उन्होंने है वो जिक्र किया है। तो जो पहला फोकस्ड एरिया है वो बेसिकली गरीबों के लिए जो है वो किया गया है। तो आइए देखते हैं कि गरीबों के लिए कैसे क्या सरकार ने बातें इस बजट में की हैं। तो गवर्नमेंट का मानना है, गवर्नमेंट कहती है कि जो बेनिफिट ट्रांसफर है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उससे कहीं ना कहीं 2.7 लाख करोड़ तक की सेविंग हुई है। तो डीबीटी हैज लेड टू सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़। 25 करोड़ पीपल, लगभग 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। ये बहुत बड़ा जो है फिगर है। प्लस जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी वेंडर्स के लिए, जब लॉकडाउन लगा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। इसके तहत लगभग 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो क्रेडिट असिस्टेंस दिया गया है, लगभग उनको वित्तीय सहायता दी गई है। तो ओवरऑल गरीबों के लिए सरकार ने क्या काम किया है?
ना इस फिगर से आप देख सकते हैं किस तरीके से हेड काउंट रेशियो जो है उसमें डिक्लाइन आया है। हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट बेसिकली जब हम लोग पॉवर्टी जो है कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है दैट इज हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको साफ नजर आएगा कि 2005-6 में 55.3% ऑफ पॉपुलेशन वर मल्टी डायमेंशनली पुअर। ये 2005 और 6 का जिक्र हो रहा है। फिर आप देखेंगे 14 के बाद से जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से गवर्नमेंट कह रही है धीरे 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 वो इंक्रीज हो रहा है और 22-23 का फिगर बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 11.3% ही जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की भारत में वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो एक अच्छे खासे पॉपुलेशन चंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट पिलर बताया था आफ्टर गरीब दैट इज युवा, नाउ यूथ। तो गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, अब तो खैर पॉपुलेशन वाइज हम सबसे ज्यादा हैं, चाइना के पहले आ रहे हैं हम लोग, लेकिन उस पॉपुलेशन में ना यूथ जो है वो सबसे ज्यादा है। तो हम लोग बहुत यंग कंट्री में आते हैं। अब इस यंग कंट्री की ताकत है युवा, और अगर युवा जो है वो बेरोजगार है, अगर युवा जो है वो पढ़ लिख नहीं रहा, उसके में स्किल्ड युवा नहीं है, स्किल नहीं है, तो फिर राष्ट्र का निर्माण या इकोनॉमी को कभी फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो गवर्नमेंट युवाओं के लिए भी यहाँ पर बात कर रही है, जिक्र कर रही है, और गवर्नमेंट कहती है कि 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर स्किल इंडिया मिशन। जो स्किल इंडिया मिशन थी उसमें लगभग 1.4 करोड़ यूथ्स को उन्होंने ट्रेन किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जो मुद्रा योजना सरकार लेके आई थी, उसमें जो लोनिंग है वो 43 करोड़ लोन सैंक्शन किए गए फॉर टू यूथ, जो कि वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योरल जो एस्पिरेशंस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। तो गवर्नमेंट का मानना है कि मुद्रा योजना में भी अच्छा खासा लोन जो है वो युवाओं को दिया गया है। अगर हम देखें कि बजट एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो श्री योजना थी उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सरकार कह रही है कि उसमें भी बजट एलोकेशन गवर्नमेंट ने बढ़ाया है प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत। दैट इज 23-24 में ये 4,000 करोड़ रुपया था, और 24-25 में जो बजट एस्टिमेशन रखा गया है वो नियर अबाउट 6,050 का है। 6,050 करोड़ रुपया का जो है वो बजट एलोकेशन प्रधानमंत्री श्री योजना में किया गया है। तो आप देखें, अगर किसी भी राष्ट्र में शिक्षा स्वास्थ्य का स्तंभ अगर मजबूत है तो युवा हमेशा जो है वहां का सशक्त होगा। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में आईआईटीज के नंबर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि 2014 में जहां आईआईटीज हमारे देश में 16 हुआ करती थी, 23 में वो बढ़कर 23 हो गई हैं। जहां हम एम्स की बात करते हैं, 24 में जब मोदी गवर्नमेंट आती है पावर में तो हमारे देश में सिर्फ 7 ही एम्स हुआ करते थे, 2022 में वो 22 हो गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ की इन्होंने जिक्र की है, और यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने बताया कि 2014 में हमारे देश में 723 यूनिवर्सिटीज़ थी, और आज 2023 में 2023 में ये यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़कर 1000+ हो गई है। 1113 यूनिवर्सिटीज़ इस समय हमारे देश में काम कर रही। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे देश का चाहे हेल्थ इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट लगातार उस पर काम कर रही है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पिलर दैट इज योर किसान, दैट इज अन्नदाता, क्योंकि ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो किसान और अन्नदाता के लिए सरकार ने कौन सा फिगर कैसे क्या प्रेजेंट किया है, कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन सरकार ने जो भी फैक्ट और फिगर्स थे उसको रखा है। जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि प्रधानमंत्री जो किसान योजना थी उसके तहत जो है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हुआ है वो लगभग 11.8 करोड़ फार्मर्स को मिला है। तो प्रधानमंत्री किसान स्वनिधि योजना जो आई थी उसके तहत सरकार ने 11.8 करोड़ फार्मर्स को जो है वो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। तो ये प्रधानमंत्री किसान योजना क्या थी इसको भी एक बार देख लिया जाए। तो प्रधानमंत्री किसान योजना जो गवर्नमेंट लेकर के आई थी, दैट वाज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी।
इसको शुरू किया गया था 2018 में। ओके, और इस सेक्टर इस स्कीम के तहत एक्चुअली में गवर्नमेंट किसानों को 6,000 रुपए का इनकम सपोर्ट देती है। तो 6,000 रुपए उनको जो है वो एक साल में इनकम सपोर्ट दिए जाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं जो आपके फार्मर्स हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनकी आमदनी को बढ़ाना बाय डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम है वो भी तो गवर्नमेंट का टारगेट है ना। उसके तहत सरकार का कहना है कि हमने फार्मर्स को 11.8 करोड़ फार्मर्स को जो है वो हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे यहाँ चलती है उसमें लगभग क्रॉप इंश्योरेंस जो है ना वो 4 करोड़ फार्मर्स का किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा जो है अमाउंट है। साथ ही साथ जो ई नाम योजना आई थी, ई नाम स्कीम, उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि लगभग 1000 से अधिक 1361 मंडीज को जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है। और ई नाम योजना के तहत और मतलब काफी ई नाम योजना का जो है वो गवर्नमेंट जो है वो यूज कर रही है, ऐसा सरकार का कहना है। अब ये ई नाम योजना क्या थी, आइए इसको भी एक बार नजर डालते देख लेते हैं। ई नाम योजना एक्चुअली में ना वन नेशन वन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए इसको शुरू किया गया था। ओके, तो प्रधानमंत्री जी का मानना है, मोदी जी का मानना है that I firmly believe that now my farmers would decide where, when and at what price their produce will be sold, and it is my belief that there would be no burden on the consumer। मतलब एक सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया इनाम योजना के तहत, जिसमें किसान ये तय करेगा कि वो कहां, कब और किस कीमत पर अपना जो फसल है उसको बेचेगा। तो इस तरीके से एक इनाम योजना गवर्नमेंट लेकर के आई, जिसमें सरकार ने क्या किया, मंडीज को आपस में इंटीग्रेट किया। जो हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडीज हैं उनके तहत उसको इंटीग्रेट किया गया। इस योजना को शुरू किया गया था 2016 में, 2016 में इसको शुरू किया गया, जिससे कि किसानों को एक बेटर ऑप्शन मिल सके, एक उनको बेटर प्लेटफॉर्म मिल सके और वो अपनी फसल को जो है अच्छे दाम पर बेच सके, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। जैसा कि इनाम का स्लोगन भी है, देखो लिखा है, उत्तम फसल उत्तम इनाम। ओके, तो अच्छी फसल और अच्छा इनाम, जिससे फार्मर्स की आमदनी डबल हो सके, बढ़ सके। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनाम योजना की सफलता का भी जिक्र किया है। जैसा मैंने बताया नहीं आपको कि कोई बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के जितने भी अचीवमेंट्स रहे हैं इस बजट में उसको रखा गया। इसीलिए इसको आप रिपोर्ट कार्ड कहें अगर मोदी गवर्नमेंट का, तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अगर हम नारी शक्ति की बात करते हैं कि नारी शक्ति महिलाओं के लिए, तो सरकार ने इसमें महिलाओं का भी जिक्र किया है। भाई ये भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है ना, कि नारी के लिए सरकार ने क्या किया। तो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स डिसबर्स्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो महिला उद्यमियों को सरकार कह रही है हमने 30 करोड़ मुद्रा लोन दिया है देश के अंदर महिला उद्यमियों को प्रोड्यूस करने के लिए या महिला उद्यमी बनाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा अमाउंट है, जिससे देश में महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बने, उनकी इनकम बढ़ सके, उनकी डिग्निटी इंक्रीज हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 50% पॉपुलेशन तो भारत में महिलाओं की ही है, तो आप उनको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। इस वजह से सरकार ने महिलाओं का विशेष जिक्र यहाँ पर किया है। गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले 10 साल में हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में लड़कियों का, महिलाओं का जो इनरोलमेंट है वो बढ़ा है बाय 28%। मतलब लड़कियां हायर डिग्री अचीव कर रही हैं, हासिल कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 43% ऑफ फीमेल जो इनरोलमेंट है वो स्टेम कोर्सेज में बढ़ा, दैट इज रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी, योर इंजीनियरिंग। ओके, इन सब कोर्सेज में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही। मतलब लड़कियां आप साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं, मेडिसिन पढ़ रही हैं, मींस ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज को वो जो है ज्यादा अचीव कर रही हैं। और उसमें लड़कियों का, फीमेल का जो इनरोलमेंट है वो 43% बढ़ा है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो महिलाओं के लिए बात रही, 1 करोड़ महिलाएं, 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाय 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बिकम लखपति दीदी।
लखपति दीदी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लखपति दीदी। आइए लखपति दीदी को भी हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि ये लखपति दीदी क्या है। नौ लखपति दीदी, इंडिपेंडेंस डे स्पीच पर लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी स्कीम का अनाउंसमेंट किया था, जिसके तहत वो गांव में जो महिलाएं पाई जाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्हें बेसिकली जो है स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे। और ये 20 मिलियन पहले टारगेट रखा गया था, ठीक है। अब इसको बढ़ा करके इस बजट में 30 मिलियन कर दिया गया है, 30 मिलियन टारगेट रखा गया है। तो महिलाओं को, जो गांव में या छोटे कस्बों महिलाएं रहती, उनको सशक्त करने की बात की गई है। उन्हें स्किल सिखाया जाए, उनको स्किल डेवलपमेंट होगा उनका, जिससे उनको इस लायक बनाया जाए कि वो अपने पैरों पर मींस आत्मनिर्भर हो सके और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके, एटलीस्ट साल में 1 लाख रुपया वो जनरेट कर सके। इसीलिए इस स्कीम का नाम लखपति दीदी रखा गया। तो पहले 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, अब इसको सरकार ने 3 करोड़ का कर दिया है। ओके, नाउ अगर हम बजट में, जो गवर्नमेंट का जो बजट आया है, अगर हम इसमें महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो श्रम महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट जो कर रही हैं, उसका अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कहती है कि 17-18 में 23.3% था और 22-23 में बढ़ के 37% हो गया। इसका मतलब है कि महिलाएं लेबर फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए। नाउ कमिंग टू दी अमृतकाल स्ट्रैटेजी, क्या अमृतकाल में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट्स किया है। तो सतत विकास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें अपने इन्वायरमेंट को भी बचाना है, हमको डेवलपमेंट भी इंश्योर करना है कि देश का विकास भी हो और पर्यावरण भी हमारा जो है वो नुकसान ना हो। अल्टीमेटली हमें इस प्लैनेट को बचा के चलना है कि आने वाली जनरेशन भी जो है वो चीज़ों को यूज़ कर सके। इसीलिए आप देखेंगे G20 का जो हमारा लोगो था वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शो कर रहा है, 1 अर्थ 1 प्लैनेट 1 फैमिली की बात की गई थी। तो यहाँ पर भी हमें दिखता है कि गवर्नमेंट ने अपने कमिटमेंट को, जो वो नेट जीरो का कमिटमेंट लेके सरकार चली है 2070 तक का, 2070 तक नेट जीरो इमिशन कार्बन का, उसका जिक्र किया गया है। विंड एनर्जी में जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसकी बात की गई है कि विंड एनर्जी में सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करेगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब पैसे की कमी नहीं आएगी अगर विंड एनर्जी के सेक्टर में, जो आपका एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर वहां पर कोई प्राइवेट कंपनी काम कर रही या अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी भी है और उसको पैसे की कमी है, तो सरकार वो जो पैसा है उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये होता है। प्लस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोलर, जो मैंने आपको बताया रूफ टॉप सोलराइजेशन को सरकार जो है वो प्रमोट करेगी, जहां 1 करोड़ घरों को इनेबल किया जाएगा, इस लायक बनाया जाएगा कि उनके छतों पर जो है वो सोलर पैनल लगाए जा सके, जिससे कि उनको 300 यूनिट जो है वो फ्री बिजली हर महीने मिलेगी। इससे इन्वायरमेंट हमारा बचेगा, प्लस इससे जो हमारे देश में जो बिजली की जो समस्या है या जो उसमें करप्शन इन्वॉल्व है, वो सब गवर्नमेंट धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। प्लस जो मिसमैनेजमेंट है, जो हमारे यहाँ डिस्कॉम है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनीज हैं स्टेट में, वहाँ जो मिसमैनेजमेंट होता है वो भी इससे खत्म होगा, क्योंकि आप खुद ही बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने अपने घर पे सोलर पैनल लगवा लिया, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोलर पैनल मतलब ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ जो है वो मूव करती हुई नजर आ रही, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर हमें विकसित होना है तो हमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कदम तेजी से रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल कोयले पर हमारा बड़ा ज़बरदस्त खर्चा होता है, तो पैसा हमको बचाना चाहिए। ई व्हीकल वगैरह पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट। इस बजट में भी सरकार ने ई व्हीकल को स्ट्रेंथन करने का जिक्र किया है। और अभी जब अयोध्या में फंक्शन था, भगवान राम का जो मंदिर बना उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा थी, वहाँ जब मोदी जी गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने अयोध्या में जो है सोलर पैनल्स लगाने का जिक्र किया था और जो सूर्योदय योजना है उसका जिक्र किया गया था। तो ये जो रूफटॉप सोलराइजेशन है ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत किया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी की तरफ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार का कहना है कि 10 करोड़ जो है लगभग एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिए गए हैं, बांटे गए हैं, जिससे कि गरीबों के जीवन में जबरदस्त बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एलपीजी पर काम कर रहे हैं, एलपीजी पे आप किचन में काम कर रहे हैं, खाना बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कोयले का या जो इस तरीके के चीज़ें हैं जो रिन्यूएबल नहीं है उसका यूज़ कम हो जाता है, तो उससे इन्वायरमेंट वगैरह भी हमारा बचता है। तो सरकार यहाँ पर टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए नजर आ रही। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज योर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना अवसंरचना की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? अगर देश को हमें 2047 तक विकसित करना है तो अपने देश का अवसंरचना तो फिर मॉडर्न होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे हमारा फोकस होना चाहिए, कैसे पैसा आए हमारे देश के अंदर, निवेश कैसे आए, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के जमाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस आने वाले 50 साल 100 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें बात करना पड़ेगा। इस लेवल की हमारे देश में रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हमारे देश में रेलवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आज हम बड़े गर्व से ये बात कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में है। क्लियर, टॉलेस्ट जो आपकी एक स्टैचू है वो भारत में है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने का जिक्र किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार जबरदस्त जो है वो पैसा खर्च करेगी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही वो है जहां से आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराते हैं। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करते हैं, पूंजीगत व्यय, तो आप कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो लोगों को रोजगार मिलता है, प्लस सरकार उससे भविष्य में पैसा कमाती है। भाई रोड बनेगा, हाईवे बनेंगे, एक्सप्रेसवे बनेंगे, तो गवर्नमेंट टोल कमाएगी, टोल से पैसा आएगा, प्लस जब कहीं एक्सप्रेसवे बन रहा है तो लोगों को रोजगार मिलता है, और प्लस एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद उस पूरे रोड पे, जो रोड साइड पे जो गांव हैं या जो लोग हैं, उनको भी बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, क्योंकि पैसेंजर्स आना जाना शुरू होते हैं, तो रेस्टोरेंट्स हैं या छोटे मोटे ढाबे हैं, चाय की दुकान है, ये सब ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि बजट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने इस बात का बड़ा ध्यान रखा है कि एक तरफ हमें अपनी ग्रोथ को गति भी देनी है, क्योंकि अगर हमें विकसित होना है, अगर हमको $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, फिर भविष्य में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, थर्ड लार्जेस्ट बनना है हमको, तो हमें 7% से ज्यादा की विकास दर चाहिए। कोविड आ जाने से ये विकास दर गिर गई थी, और आरबीआई का कहना है, गवर्नमेंट का मानना है कि हम 7% की विकास दर से ग्रो करेंगे, लेकिन दिस इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू हैव मोर देन 7% ग्रोथ रेट। तो गाड़ी हमारी सुपरसोनिक स्पीड से भागनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि देश में जो गरीब वर्ग है हम उसे भी ना भूलें, तो उसको भी हमको चीज़ों को देखना है। तो चाहे वो आपका 80 करोड़ आदमी को मुफ्त में अनाज बांटना हो, चाहे आपका आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का इलाज क्यों ना कराना हो, चाहे आपका एलपीजी पे सब्सिडी क्यों ना देनी हो, इसको भी आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप लोगों को गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो देयर शुड बी अ बैलेंस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बड़ा स्मार्टली काम किया है कि अभी सरकार ने फिलहाल फिस्कल डेफिसिट की कोई चिंता नहीं की कि फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा। भाई कोविड के बाद से फिस्कल डेफिसिट तो शूट कर गया था, जबरदस्त फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ा, राजकोषीय घाटा। अभी राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा जो बजट कह रहा है वो कह रहा है कि 5.8% हमारा राजकोषीय घाटा है। 2025 में सरकार कह रही है इसको हम कम करके 5.1 ले आएंगे। तो राजकोषीय घाटा तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आप वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाएंगे, तो वेलफेयर स्कीम्स तो आपको चलानी ही पड़ेंगी। साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि हमारी ग्रोथ रेट कम ना हो, पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए, पैसा मल्टीप्लाई होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, निवेश आना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट की फिलहाल जहां तक इस बजट से जो इंप्रेशन दिखता है वो ये है कि गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया। भाई 5.8 है ही है, गवर्नमेंट ने 25 में कहा हम इसको कम करके 5.1 करने की कोशिश करेंगे।
आगे गवर्नमेंट कह रही है कि 26 तक हम इसको कहीं ना कहीं 4.5 तक या 4% तक लाने की उम्मीद रखते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स जो है वो प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत जो इम्प्लीमेंट करेगी, जस्ट टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। देखिए ऐसा है कि अगर रेलवे कॉरिडोर्स हमारे अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो जैसे ही लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है ना, तो मार्केट तक वस्तुओं का पहुंचना सस्ता हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स जो है वो डेवलप करेंगे। प्लस जब रेलवे कॉरिडोर डेवलप होगा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। रेलवे अच्छा होगा तो टूरिज्म अपने आप बढ़ेगा। अब जैसे अयोध्या देख लीजिए, गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ ट्रेन शुरू कर दिया अयोध्या के लिए, वंदे भारत कर दिया, ट्रेन शुरू कर दिया सरकार ने। आपका जो है एयर कनेक्टिविटी हो गई है। तो देखिए टूरिज्म देखिए किस तरीके से अयोध्या में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से भी इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत सरकार 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स जो है वो डेवलप करेगी ना। हम लोग प्रधानमंत्री गति शक्ति भी समझ लेते हैं यहीं पर। ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या थी ना? प्रधानमंत्री गति शक्ति वाज बेसिकली अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर योर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए प्लान लाया गया था। एसेंशियली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज टुगेदर। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां 16 मंत्रालय एक साथ आ गए और ये 16 मंत्रालय मिलके काम करेंगे, जिससे काम की गति तेज हो सके। इसीलिए इसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति। दैट इज प्रगति की गति, भारत की शक्ति। प्रगति, गति होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। नहीं है कि 20 साल लग गए और 1 किलोमीटर रोड भी ना बन पाई। तो एक तरीके से ये मास्टर प्लान था जहां 16 मिनिस्ट्रीज को जोड़ा गया था, इंक्लूडिंग योर रेलवे, इंक्लूडिंग योर रोड ministry together, and to have integrated planning and coordinated implementation of infrastructure connectivity project. Now this multimodal connectivity will provide integrated and seamless connectivity for movement of people, good and services from one mode of transportation to another. तो ये लोगों के समय का, आने जाने का जो समय है उसे कहीं ना कहीं जो है वो कम करेगा। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कनेक्टिविटी हमारी अच्छी होगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम जो है वो सरकार लेके आई थी। ना इस प्रधानमंत्री गति शक्ति के 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स हुआ करते थे और खैर आज भी हैं। दैट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस, दैट इज प्रायोरिटाइजेशन, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत सरकार जो है वो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स को डेवलप करने की बात करती है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो सके। प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात यहाँ की गई है। तमाम देशों के साथ ट्रीटी नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि किस तरीके से फ्री ट्रेड बढ़ाया जा सके, किस तरीके से भारत में निवेश को और बढ़ाया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई भारत सरकार ने तो इस बजट में एफडीआई की परिभाषा भी नहीं देने की कोशिश की। तो जैसे एफडीआई की परिभाषा या एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी गवर्नमेंट के लिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए एफडीआई का मतलब है फर्स्ट डेवलप इंडिया। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कह रही है फर्स्ट डेवलप इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा देश में आ रहा है जो भारत में, इसका यूज इस तरीके से हो कि हम अपने देश का विकास कर सके। इस वजह से एफडीआई निवेश जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं और जो उसके सराउंडिंग जो एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स अंडर उड़ान स्कीम, और नए नए एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाए। जैसे अयोध्या में देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप हुआ है, इसी तरीके से उड़ान स्कीम में और नए एयरपोर्ट्स डेवलप हो जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्डअप हो सके। रेलवे की बात की गई है, रेलवे डेवलपमेंट की। नाउ प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, भाई शहरों में ज्यादातर रेलवे का यूज होता है, तो कहा गया जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होगा, शहरों का
जो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है, कायाकल्प कैसे किया जाए, तो वहां मेट्रो रेल्स का जाल बिछाया जाए। मेट्रो रेल्स, जितना ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड कम हो जाएगा। जितनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड कम होगी, पॉल्यूशन जो है उतना ही कम हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो का इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके से नमो भारत जो है उसको लाने के लिए बात की गई है ना। यहाँ पे ये ग्राफ दिखा रहा है आपको कि किस तरीके से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाया गया है। अगर मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात बताऊं तो आप देखेंगे, मैंने बताया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस बार लगभग जो है ना 11% और ज़्यादा रखने की बात की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट 11% से ज़्यादा जो है वो करने की बात की गई है, जो कहीं ना कहीं जीडीपी का जो है वो 3.4% तक जाता है। तो जीडीपी का ठीक ठाक पैसा जो है वो सरकार खर्च करने के लिए कह रही है एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आप देखेंगे, देखिए ग्राफ लगातार जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2018 की अगर आप बात करें तो ये थोड़ा सा 3 लाख करोड़ रुपया, ठीक है, यहाँ लगभग 11 लाख करोड़ रुपया जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में रखा गया है, जिसमें 11% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो 18 में आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या स्थिति थी, फिर देखिए बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, आज देखिए आप जो 25 या 24 की अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं 9-10 से ऊपर चला जा रहा है। और अगर आप जीडीपी में कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेशियो की आप बात करेंगे तो इट इज मोर देन 3%। देखिए इट इज मोर देन 3%। और 2025 में ये और भी जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वर्तमान समय में भी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा ठीक ठाक खर्च कर रही है और गवर्नमेंट ने कहा है हम इसको बढ़ाएंगे भी। तो लगभग 11% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्लियर? तो अब अगर आप देखें एफडीआई की जहां तक बात है, एफडीआई की, तो मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर एफडीआई का फ्लो हमारे देश में बढ़ा है, डबल्ड हो गया। 2005 से 14 तक का अगर हम फिगर देखें, जो हमारे यहाँ एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको मोदी गवर्नमेंट कहती है फर्स्ट डेवलप इंडिया, अगर आप देखें तो इन बिलियन डॉलर फिगर को अगर आप लेंगे तो 298 यूएस बिलियन डॉलर का एफडीआई भारत में आया। अगर आप 14 से मोदी एरा की बात करें अगर आप, तो 14 से 23 के बीच में ये डबल्ड हो गया, ठीक है, मोर देन डबल्ड है, और ये चला गया 596 यूएस बिलियन डॉलर। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट कि हमारे देश में इतना एफडीआई आया। लेकिन इस एफडीआई का इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए जिससे देश का विकास जो है वो तेजी से हो सके। प्लस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज इन किलोमीटर 2015 में और 2022 में ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप देखेंगे कार्गो ट्रैफिक एट मेजर एयरपोर्ट्स पर जो कार्गो का ट्रैफिक है ना, वो देखिए 15 से लेके 22 में ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट्स, रेलवे का जो विद्युतीकरण है, उसमें भी आप देखेंगे आपको अपलिफ्टमेंट दिख रहा है, इंक्रीमेंट दिख रहा है। हमारे क्या एयरक्राफ्ट मूवमेंट, उसमें भी आपको देखिए 15 में और 22 में डिफरेंस दिख रहा है, उसमें भी आपको अपलिफ्टमेंट इंक्रीमेंट दिख रहा है। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स आप देख लीजिए, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 2015 में कहा नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हमारे देश में 74 हुआ करते थे, आज 2022 का फिगर है कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भारत में 149 है। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इसका मतलब है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जो है वो ध्यान दे रही है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने और क्या जो है कदम उठाए थे और उसका क्या जिक्र सरकार ने इस बजट में किया है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ऐसे जिले, राज्यों के ऐसे जिले जो बैकवर्ड हैं उनको आगे लाया जाए, उनको बढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया था। लगभग 112 ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया जहां पर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल फैसिलिटीज वगैरह पहुंचाई जा सके, जिससे कि वहां के लोगों का जीवन जो है वो आगे बढ़े, उनका जीवन
और बेहतर हो सके। और जिला आगे बढ़ेगा तो राज्य ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। नाउ हेल्थ पर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन है उसको इनकरेज करने का यहाँ पर जिक्र है फॉर गर्ल्स बिटवीन 9 to 14 ईयर्स, उनके वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात की गई है। आंगनवाड़ी और जो पोषण अभियान था उसका जिक्र है यहाँ पर, पोषण अभियान 2.0 जो चलाया जा रहा है हमारे देश में, उसका जिक्र सरकार ने किया है कि उससे लोगों का जो न्यूट्रिशन है वो इम्प्रूव हुआ है, खास तौर से बच्चों का और महिलाओं का। प्लस यूविन प्लेटफॉर्म जो इम्यूनाइजेशन के लिए था, मिशन इंद्रधनुष है ना, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो एडवांटेज है, जो हेल्थ सेक्टर पर सरकार पैसा खर्च कर रही है आयुष्मान भारत के तहत, 5 लाख का जहां पर हेल्थ बीमा है उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है और कहा है कि हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम टू बी एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाया जाएगा और उसको बढ़ा करके आशा जो होती हैं उन तक पहुंचाया जाएगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स को लाया जाएगा उसमें और हेल्पर्स को। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर का जो दायरा है वो और बढ़ा दिया जाएगा, तो 5 लाख तक का जो बीमा है वो और लोगों को मिल सकेगा, उनको उसका फायदा होगा। अब हाउसिंग पर सरकार ने क्या बोला है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना दैट इज ग्रामीण आवास योजना, आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ और नए मकान बनाने का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और गवर्नमेंट कहती है कि दैट दिस स्कीम इज क्लोज टू अचीव द टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेस। 3 करोड़ मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग बने हैं और आने वाले 5 वर्षों में, 5 वर्षों मतलब नेक्स्ट 24 से जो है वो 2 करोड़ और मकान बनेगी। अब देखिए ये शो कर रहा है सरकार कितनी कॉन्फिडेंट है कि वही जो है चुनाव के बाद रिपीट होगी, बीजेपी सरकार ही रिपीट होगी। ओके, नाउ एलोकेशन की अगर हम बात कर लें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो देखिए 23-24 में जो है क्या नंबर था, क्या फिगर था यहाँ पर, दैट इज योर 79,590 करोड़, इतना रुपया दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना को। और अगर हम 24-25 में एलोकेशन की बात करेंगे तो देखिए बढ़ा दिया गया है, नाउ दैट इज 80,671 करोड़ रुपया जो है वो आवास योजना के तहत सरकार ने बढ़ाया है। अब टूरिज्म का अगर हम लोग जिक्र करते हैं, टूरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे सरकार टूरिज्म पर भी बड़ा फोकस कर रही है। G20 की जो मीटिंग हुई थी आपको याद होगा, उस G20 की मीटिंग जो है वो 60 प्लेसेस पे अलग अलग कराई गई, जिससे ग्लोबल ऑडियंस को इंडिया की डायवर्सिटी के बारे में पता चल सके, देश की जो विभिन्नता है, हमारा जो कल्चर है उससे लोग जाने और कहीं ना कहीं भारत में टूरिज्म जो है वो बढ़े, जिससे टूरिज्म सेक्टर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो इंक्रीज हो, प्लस लोकल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो टूरिज्म में जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आए। प्लस सरकार का ये भी मानना है कि पोर्ट कनेक्टिविटी जो हमारे हैं, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो एमिनिटीज हैं, उन्हें बेहतर किया जाए, स्पेशली जो आइलैंड्स वगैरह हैं इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है कि लक्षद्वीप जो है वो कितना चर्चा में था, मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और मालदीव वाला जो इशू है वो तो पूरे दुनिया ने देखा किस तरीके से हुआ था। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहती है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ओके, नाउ एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार ने जो है इस बजट में क्या बातें रखी हैं, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की है कि गवर्नमेंट विल प्रमोट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज, निवेश पैसा खेती में, एग्रीकल्चर में पैसा पब्लिक और प्राइवेट दोनों, जिससे किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी हो सके भाई, क्योंकि अन्नदाता भी जो है एक पिलर है। प्लस आपका आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटजी टू बी फॉर्मुलेटेड टू अचीव आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड। तो जो ऑयल सीड में एरिया है उसमें आत्मनिर्भरता लाने के लिए
आत्मनिर्भर ऑयलसीड अभियान स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, ठीक है। डेयरी डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जो दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो हमारे देश में फार्मर्स हैं उनके लिए प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम की बात हुई है। नौ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो ये मत्स्य संपदा योजना है, जो फिशिंग का क्षेत्र है उसको लेकर के कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू बी स्टेप्ड अप टू इनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो हमारे देश में एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसमें और इंक्रीमेंट किया जा सके, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके और वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा से ज्यादा की जा सके। तो प्रधानमंत्री संपदा जो मत्स्य संपदा योजना है इसको और ज्यादा फैलाया जाए, इस पे और ज्यादा काम किया जाएगा, ठीक है, टू बी स्टीप्ड अप। और एक्वा पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स टू बी सेटअप। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश में एक तरीके से आप ये कह लीजिए जो फिशिंग का एरिया हो, चाहे एग्रीकल्चर का एरिया हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का एरिया हो, उसको लेकर के सरकार ने यहाँ पर बात की। फूड प्रोसेसिंग एरिया इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ना, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा खासा उसका कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में। अब देखिए इंक्रीज एलोकेशन फॉर ब्लू रेवोल्यूशन, जो ब्लू रेवोल्यूशन है उसके लिए भी सरकार ने देखिए एलोकेशन बढ़ाया है। 23-24 में ये एलोकेशन जो है वो 20-25 करोड़ था और 24-25 के लिए ये रखा गया है दैट इज 23-52 करोड़। तो कहीं ना कहीं हमको ब्लू रेवोल्यूशन में एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा क्योंकि गवर्नमेंट ब्लू इकोनॉमी पर जोर दे रही है। फिर आप देखेंगे प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी जो एलोकेशन है वो इंक्रीज हुआ है। 23-24 में ये 639 करोड़ था और 24-25 में इसको जो है वो 880 करोड़ रुपया रखने की बात यहाँ पर की गई है। तो हमें इसमें भी इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। अब ये कुछ फिगर्स हैं जो इंडिया की जो इकोनॉमिकल हेल्थ है उसको शो करते हैं। दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस शो करता है वो जीडीपी के रेशियो में लगातार गिर रहा है। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि भारत में सीएडी लगातार गिरता चला जा रहा है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें आपसे तो आप देखेंगे 2014 में 2014 में एट द टाइम ऑफ जब मोदी गवर्नमेंट बनती है तो जो हमारा सीएडी था एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट वाज मोर देन 1.5। ओके, और आज की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे गवर्नमेंट 2024 में कह रही है कि ये रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है एंड इट इज बिलो और नियर अबाउट 1% ऑफ जीडीपी। तो ये एक बड़ा ह्यूज अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारा सीएडी जो है वो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा। तो ये शो करता है कि इंडियन इकोनॉमी की जो हेल्थ है ना वो अच्छी है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो प्रॉब्लम में आ जाता है। ओके, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको भी लेकर के बड़ी हाय तौबा मचती है कि मोदी गवर्नमेंट में बेरोजगारी दर बहुत बढ़ी, पिछले 45 इयर्स में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब देखते हैं सरकार क्या कहती है। नो, सरकार का मानना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है हमारे देश में, अगर हम 17-18 की बात करें तो ये परसेंटेज में 6.1 था और अगर हम 22-23 की बात करें तो ये 3.2% है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी बातें विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी एरा में बेरोजगारी दर बढ़ी है वो पूरी तरीके से झूठ है। सरकार ने बहुत हद तक बेरोजगारी दर को कंट्रोल किया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट ने रोजगार दिलाया है। तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी कंडीशन है, अच्छी बात है कि हमारे देश में बेरोजगारी दर जो है वो कम हो रहा है, होना भी चाहिए, बेरोजगारी दर कम होनी भी चाहिए, है ना। अगर हम एनपीए की बात करें, ग्रॉस एनपीए दैट इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो उसमें भी सरकार बता रही है कि लगातार कमी होती हुई नजर आ रही है। 2014 में ये परसेंटेज था 3.8% ऑफ ग्रॉस एडवांसेस और सितंबर 23 में ये है 3.2%।
तो आप देखेंगे कि लगातार ये जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है 2018 के बाद से। ओके, 2018 में ये 11.2 था, हाईएस्ट था, और लगातार इसमें डिक्लाइन जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आप देखें अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है डिजिटल ट्रांजैक्शन, अगर आप उसकी बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर फिगर्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज ज्यादा कर रहे हैं लेन देन में अपने इकोनॉमी में। तो ये भी एक अच्छा सिंबल होता है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है ना वो मेंटेन रहती है। ना अगर हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो वो भी सरकार कह रही है मंथली एवरेज जो मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भाई देखिए लाख करोड़ में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, तो 2018 में अगर हम बात करते हैं क्योंकि वो शुरुआती दौर था तो बहुत कम जीएसटी कलेक्शन हुआ था, 0.9 लाख करोड़ रुपए। तो 0.9 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन था। अगर आप आज की बात करते हैं 23 में अगर हम देखें तो ये बढ़ के 1.5 लाख करोड़ हुआ है, और अगर हम 24 की बात करें तो गवर्नमेंट कहती है ये 1.7 है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि टैक्स जो कलेक्शन है वो गवर्नमेंट का बढ़ रहा है। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सरकार की इनकम बढ़ रही है, उसको उधार नहीं लेना पड़ेगा, और उधार नहीं लेंगे तो उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी, लायबिलिटी नहीं आएगी तो फिस्कल डेफिसिट हमारा फिर कंट्रोल होने लग जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि हमको टैक्स बढ़ाना भी नहीं पड़ रहा, टैक्स स्लैब हमें बढ़ाना नहीं पड़ रहा है, और हमारा टैक्स का कलेक्शन अच्छा हो रहा है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमी में बना रहता है कि लोग महंगाई से बहुत परेशान है। तो अगर आप महंगाई को देखें हेडलाइन इन्फ्लेशन को, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन, पूरी वस्तुओं का एक बास्केट होता है, उसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज रहे अगर तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है। तो अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2014 में ये 9.4% था, 23 में ये रिड्यूस होकर 6.7 है, और फाइनेंशियल ईयर 24 में गवर्नमेंट कह रही है ये 5.5%। मतलब कि ये भी गवर्नमेंट कह रही है कि लगातार हेडलाइन इन्फ्लेशन भी, मतलब इन्फ्लेशन की जो दर है वो लगातार हमारे देश में कम होती चली आ रही है। ओके, नॉट टैक्स कलेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया रहता है टैक्स कलेक्शन का। तो टैक्स स्लैब में तो कोई चेंज किया नहीं गया, इनकम टैक्स वगैरह कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह सब वैसे ही रहा है। मध्यम वर्ग को थोड़ा सा बजट से निराशा हुई है। अब हमको जो है आने वाले बजट में जो जुलाई में आएगा नेक्स्ट गवर्नमेंट के बाद, उसमें देखना पड़ेगा कि उसी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या सरकार इनकम टैक्स में कोई छूट देती है मिडिल क्लास को कि नहीं देती। इस इंटरिम बजट में तो फिलहाल सरकार ने टैक्स पर कुछ भी नहीं बोला है, जो है वो वैसे ही है। हाँ, सरकार ने ये जरूर कहा कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो ट्रिपल्ड हो गया है इन द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, ये बड़ा अचीवमेंट है सरकार के लिए। जो हमारे क्या नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं वो भी 2.4 टाइम्स बढ़ गए हैं। इसका मतलब है लोगों की कमाई बढ़ रही है, लोगों की कमाई बढ़ रही है तो आईटीआर फाइल हो रहा है। और जो रिफंड आता है, जो पैसा आता है, सरकार कह रही है उसके टाइमिंग में रिडक्शन हुआ है। पहले ये 13-14 में 93 डेज लग जाते थे फंड को रिफंड करने में, अब ये जो है वो 10 दिन में ही काम हो जाता है, मतलब रिफंड हो जाता है। तो ये भी अच्छा है कि टैक्स, जो एक वर्ड यूज करते हैं टैक्स टेररिज्म, वो गवर्नमेंट चाहती है कि वो चीज़ें ना यूज हो, क्योंकि जो टैक्स हमारा जो ऑफिस है जो डायरेक्ट टैक्स का है या इनडायरेक्ट टैक्स का है, उसका काम बड़ा स्मूथ होना चाहिए जिससे पब्लिक को जो है उससे फायदा मिल सके। नो, मैंने आपको बताया जीएसटी कलेक्शन लगातार गवर्नमेंट बता रही है बढ़ रहा है। नो, अगर हम एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो सरकार ने कहा ये डबल हो गया है टू 1.66 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 24। तो वित्तीय वर्ष 2024 में ये डबल्ड हो जाएगा 1.66 लाख करोड़ तक का। ओके, स्टेट के भी इन जो टैक्स है उसमें भी हमें बॉयंसी देखने को मिली है। बॉयंसी का मतलब होता है कि राज्यों को बिना टैक्स इंक्रीमेंट किए ज्यादा टैक्स मिल रहा है, तो उनका जो टैक्स बेस है ना वो बढ़ रहा है, और टैक्स स्लैब उतना ही है लेकिन बेस बढ़ रहा है। तो बेस बढ़ रहा है इसका मतलब है टैक्स ज्यादा आ रहा है, मतलब स्टेट को रिवेन्यू मिल रहा है ज्यादा।
तो दैट इज नोन एज टैक्स बॉयंसी। तो इंक्रीज इन टैक्स बॉयंसी ऑफ स्टेट रेवेन्यू, ये तो अच्छी चीज है, ये तो होना ही चाहिए। अब अगर हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, टैक्स बॉयंसी हो रही है स्टेट को, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है ना वो जनता को मिलता है, क्योंकि पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी मिलने लग जाती हैं, महंगाई जो होती है उसको काबू किया जा सकता है, उसमें कमी नजर आती है, तो पब्लिक को ओवरऑल उससे फायदा होता है क्योंकि सरकार का खजाना बढ़ रहा होता है। ओके, तो इस तरीके से चीजें गवर्नमेंट ने इस बार बजट में रखी हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी इन टैक्सेस वो मैंने आपको बताया कि जो टैक्सेस हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, उसमें कोई चीज चेंज नहीं की गई है, कॉर्पोरेट टैक्स जैसा एग्जिस्टिंग है वैसे ही चल रहा, कोई भी इनकम टैक्स पेयर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, वही रिजीम चल रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि सबसे ज्यादा रुपया सरकार को कहां से आता है। तो अगर हम इनकम की बात कर लें, सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, तो सरकार सबसे ज्यादा पैसा जो कमाती है दैट इज फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। ओके, तो रुपी कम्स फ्रॉम, ओके, रुपी कम्स फ्रॉम, तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग 28% जो है वो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी से आता है। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। ठीक है, जीएसटी भी उसी के आसपास ही है। तो अगर हम देखें बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज तो 28 है, जीएसटी फिर 18% है, फिर कॉर्पोरेट फिर आपका इनकम टैक्स है 19%, फिर कॉर्पोरेट टैक्स है। तो ऐसे करके अलग अलग क्लासिफिकेशन रुपी का रखा है कि कहां से सरकार सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है। ठीक है, जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है वो 7% है, जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है वो 1% है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि हमें उधार भी नहीं लेना पड़ता और हमको आमदनी हो रही है, दैट इज योर 1% नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ओके, अगर हम रुपया कहाँ जाता है, रुपी गोस टू की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो सरकार रुपए खर्च करती है, अगर हम उसको देखें तो आप देखेंगे कि एक तो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 20%, दूसरा जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो हम उधार वगैरह लेते हैं उस पर भी 20% हमारा जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाता है 16% जाता है। इसी तरीके से फिर अदर एक्सपेंडिचर है 9% का है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो है वो 8% का है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8% है, सब्सिडीज जो है वो 6% है, डिफेंस 8% है। इस बार के बजट में हालांकि डिफेंस पर पैसा सरकार ने बढ़ाया है ना, क्योंकि डिफेंस पे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि हमको नंबर ऑफ चैलेंजेस थ्रेट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नो ये एट अ ग्लांस अलग अलग मिनिस्ट्रीज का एलोकेशन है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इन लाख करोड़ रुपी, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जैसे 6.2 लाख करोड़ रुपया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1.68, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 1.27। ओके, और ये आपका जो स्कीम्स हैं उसमें जो एलोकेशन सरकार करती है, जैसे मनरेगा 23-24 में ये 60,000 करोड़ रुपया था। ठीक है, ऑल फिगर्स आर इन करोड़, तो ये 60,000 करोड़ था, 24-25 में इसको 86,000 करोड़ रुपया कहा गया है। इस तरीके से आयुष्मान भारत में आप देखेंगे, ठीक है, तो आयुष्मान भारत में भी एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार ने बढ़ाया है। 23-24 में ये 7200 था, अभी इसको 7500 करोड़ रुपया रखा गया है। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इसमें 23-24 में 4645 करोड़ था, 24-25 में 6200 करोड़ होगा। ठीक है, इसी तरीके जो सेमीकंडक्टर्स जो आपका एरिया है उसके लिए 23-24 में 3000 और 24-25 में ये मोर देन 6000 करोड़ रुपया। द सोलर पावर जो ग्रिड है उसके लिए भी 23-24 में ये नियर अबाउट जो है 4000 करोड़ था, 4970 करोड़, 24-25 में ये 8500 करोड़। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये आपका 23-24 में
297 करोड़ और 24-25 में ये 600 करोड़। ओके, तो ये आपका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है। इसको आप जो है यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि कितने लाख करोड़ रुपया रिवेन्यू रिसिप्ट है और कितना कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हो गया जैसे टैक्स और नॉन टैक्स है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जैसे आपका प्राप्ति हो रही है, जैसे आपके डेप्ट और नॉन डेप्ट से। तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया, रिवेन्यू रिसिप्ट है आपका टैक्स और नॉन टैक्स है। तो इसी तरीके से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सब्सिडी वगैरह पे जो पैसा खर्च होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे फॉर एग्जांपल जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार पैसा जो खर्च करती है, वो सारी चीजें यहाँ पर फिगर्स में आपको दी गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ईयर्स बजट। अब इसको आप पढ़ें, इसको अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखें। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।